ये कॉपी कर लेना, पहले एक सवाल लिखो, गैप देके सवाल लिख लो। The following nuclear reaction is used. The following nuclear reaction is used. The following nuclear reaction is used in a nuclear reactor. The following nuclear reaction is used in a nuclear reactor of 200 megawatt rating. Of 200 megawatt rating. Of 200 megawatt. M, capital W, megawatt rating. If the energy, the following reaction is this: 2H1 plus 2H1 is giving 4He2. If the energy from the above reaction is used with, if the energy of the above reaction is used with, if the energy of the above reaction is used with 25% efficiency in the reactor, if the energy of the above reaction is used with 25% efficiency in the reactor, how many gram of deuterium fuel, how many, 25% efficiency, if the energy of the above reaction is used with an efficiency of 25% in the reactor, how many gram of deuterium fuel would be needed per day? How many gram of deuterium fuel would be needed per day? Would be needed per day. तो 2H1 का मास दे रखा है 2.0141 AMU एंड हीलियम 42 का मास दे रखा है 4.0026 AMU। चलो ये 3 सवाल सॉल्व करो। कंप्लीट द फॉलोइंग। पहले में एटॉमिक नंबर पूरा बैलेंस करना है और मास नंबर भी लेफ्ट साइड और राइट साइड टोटल मास नंबर शुड बी सेम एंड लेफ्ट साइड राइट साइड टोटल चार्ज या एटॉमिक नंबर शुड बी सेम। 7 और 1 8, 2 4 जा 8। तो जो भी पार्टिकल होगा उसका मास कितना होगा 0। 3 + 0 3 4। तो यहां पर एक कम करना है -1, सो ऑब्वियसली इट इज इलेक्ट्रॉन E0 -1, E0 -1 इलेक्ट्रॉन। अगले में 94 + 2 96 1। ऑब्वियसली यहां पर जो भी होगा वहां पे 95 उसका होगा एटॉमिक मास या मास नंबर। 42 + 1 43 0, सो 43। क्लियर? सो a nucleus having a charge of 43 and mass number of 95 will get formed. Clear? Which process would release energy if binding energy per nucleon is given? Which process would release energy if binding energy per nucleon of XYZ W? और भी कोई है क्या? ये 5 नंबर कौन है? Z है क्या? हाँ Z। हाँ तो एक तो हम लोग सिंपली देखकर ऐसे सवालों का जवाब दे सकते। इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन दिख रहा है भाई? सबसे ज्यादा स्टेबल तो भाई है कि नहीं?
और यहां पर है W तो अनस्टेबल है, W का मास नंबर 120, वो 2y में ब्रेक कर रहा है, तो W टूट कर 2y बन रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब कि ये W अनस्टेबल से क्या बन जा रहा है? स्टेबल। अगर ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, तो एनर्जी तो डेफिनेटली रिलीज हुआ होगा, एनर्जी तो डेफिनेटली रिलीज हुआ होगा। आंसर इज ए। लेकिन हम लोग बाकी आगे भी देखेंगे। Y इज गिविंग 2Z, क्या एनर्जी रिलीज होगा इसमें? स्टेबल से अनस्टेबल बनने का कोशिश करेगा क्या? तो एनर्जी रिलीज होगा क्या? नहीं। W इज गिविंग X प्लस Z, W भी अनस्टेबल, X भी अनस्टेबल, Z भी अनस्टेबल। लेकिन हम लोग यहां पर कैसे कंफर्म बोले? हम लोग ये जानते हैं कि W से ज्यादा स्टेबल X है, लेकिन W से कम स्टेबल कौन है? Z। यहां पे डायरेक्ट बोलना कि एनर्जी रिलीज होगा कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ जा रहा है। इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर दे रखा है बेटा। आपको एक सवाल हम कराए थे कि एक हेवी न्यूक्लियस दो छोटे आइडेंटिकल न्यूक्लियस में ब्रेक कर रहा है, तो फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। तो एनर्जी रिलीज आया था और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखे थे। तो हम लोग यहां पर देख, ये तो समझ में आ रहा है कि y इज गिविंग 2Z में एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि y इज मोस्ट स्टेबल एंड इट विल नेवर बिकम अनस्टेबल। जो प्रोसेस स्टेबिलिटी की ओर जाए वहां एनर्जी रिलीज होता है। यस और नो? हालांकि जो कैलकुलेशन हम बता रहे हैं वो कैलकुलेशन आप चारों में लगा सकते हो। जैसे W गिविंग X प्लस Z, तो W का मास नंबर कितना है? W का मास नंबर 120, 120 इंटू 7.5, 120 इंटू 7.5, इतना एनर्जी मेरे को देना पड़ेगा ताकि W का न्यूक्लियस बिल्कुल न्यूक्लियंस में टूट जाए। क्योंकि जब न्यूक्लियन से न्यूक्लियस बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है, तो न्यूक्लियस को अगर तोड़ोगे तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम लोग बोलेंगे कि दिस मच एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, दिस मच एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है। और जब उसी न्यूक्लियन से X प्लस Z बना होगा, X प्लस Z, ये X है और ये Z है, तो 30 इंटू 5 150 प्लस 90 इंटू 8, 150 प्लस 90 इंटू 8 720, तो इतना एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ये एनर्जी रिक्वायर्ड, ये एनर्जी रिलीज्ड। देख तो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? मतलब कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेट निकाल रहे ना, कौन बड़ा क्वांटिटी है? 12 7 जा 84। अरे अल्टीमेट आदमी लोग, 12 7 जा 84 हुआ, 84 प्लस 60 कितना? माने 840 प्लस 60 कितना? 900। ये 900 है और ये कितना आ रहा है? ये काम नहीं कर पा रहे क्या? 5 2 7 7 8 870 कितना आ रहा? 900 रिक्वायर्ड है और 870 रिलीज हो रहा है, तो नेट इज 30 एब्जॉर्ब। देयरफॉर ये भी ऑप्शन नहीं। तो जो मेथड मैंने यहां पे लगाया वो आप चारों में लगा सकते थे। चारों में जब लगाओगे तो आपको पहले में एनर्जी रिलीज मिलेगा, बाकी में देखना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। समझ में आ रहा है? ऐसे तो हम लोग देख के भी हम लोग बता रहे हैं, लेकिन जैसा ये ऑप्शन आया, ये ऑप्शन देख के बताने लायक नहीं है, क्योंकि W से ज्यादा स्टेबल कौन है? X, और W से कम स्टेबल है भाई। तो जब एक न्यूक्लियस एक स्टेबल और एक अनस्टेबल में ब्रेक कर रहा है तो हम लोग देख के नहीं बता सकते, डेटा चाहिए, डेटा देख के बता दिए। X इज ब्रेकिंग इंटू Y एंड Z, X इज ब्रेकिंग इंटू Y एंड Z, यहां पर भी वही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। X से ज्यादा स्टेबल Y है, X से कम स्टेबल Z है, तो आपको वही कंसेप्ट लगा के चेक करना पड़ेगा, एनर्जी इज रिक्वायर्ड और एनर्जी इज रिलीज्ड। क्लियर? अगला सवाल, अगला सवाल, कर 200 मेगावाट रेटिंग, 200 मेगावाट रेटिंग, मतलब इस न्यूक्लियर रिएक्टर से इतना एनर्जी मिलना चाहिए। दैट मीन्स 200 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स पर सेकंड मिलना चाहिए।
200 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स पर सेकंड मिलना चाहिए। ठीक है, जब एक न्यूक्लियस ड्यूटेरियम का दूसरे न्यूक्लियस ड्यूटेरियम के साथ फ्यूज होकर जब एक न्यूक्लियस बनाता है हीलियम का, तो कितना एनर्जी रिलीज होता है? कितना एनर्जी रिलीज होता है? तो बेटा मास डिफेक्ट निकालेंगे। एनर्जी तो यही दे रहा है ना, एनर्जी तो यही दे रहा है ना। तो डेल्टा एम कितना आ जाएगा? डेल्टा एम आ जाएगा 2 इंटू 2.0141 माइनस ऑफ 4.0026, so it will become 2820, 4.0282 minus of 4.0026, so it will be 6, 7 में से 2 गया 5, 0.0156 AMU, 256 AMU। डेल्टा है मास डिफेक्ट, इतना एनर्जी रिलीज होगा, तो एनर्जी रिलीज विल बी इक्वल टू 0.0256 मल्टीप्लाइड बाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? क्लियर? तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होता है जब दो हीलियम, जो दो ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, दो ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? लेकिन एफिशिएंसी क्या है? 25%। मतलब जो एनर्जी ये रिएक्शन दिया उसका 25% ही हम लोग कन्वर्ट कर पा रहे मान ले बिजली में। ये 200 मेगावाट मान ले इलेक्ट्रिकल रेटिंग है, ये रिएक्टर इतना रेटिंग का है, तो हमको ड्यूटेरियम कितना चाहिए ये पूछ रहा है सवाल। इसका 25% ही वी आर एबल टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अदर इज वेस्टेज, मान लो वेस्टेज एज अ फॉर्म ऑफ हीट। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0256 मल्टीप्लाइड बाई 931.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.25, इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.602 इंटू 10 की पावर -19, इतना जूल एनर्जी आया। लेट दिस इज अल्फा जूल ऑफ एनर्जी, लेट दिस इज अल्फा जूल ऑफ एनर्जी which will be converted into electrical energy. Okay. Alpha joule is obtained when two deuterium nuclei gets fused. Yes or no? Then 200 joule will be liberated. Yeah, 200 joule we will get when 2 by alpha into 200, this many helium nuclei, this many deuterium nuclei का जरूरत पड़ेगा। दो ड्यूटेरियम का न्यूक्लियाई से हम लोग को अल्फा जूल मिलता है, तो अरे 200 जूल कितने में मिलेगा? इतने में मिलेगा। लेकिन बेटा ये तो 1 सेकंड का है, हमको तो पर डे कंजम्पशन निकालना है। और ध्यान रखना ये नंबर निकला है, ये नंबर निकला है, नंबर ऑफ ड्यूटेरियम न्यूक्लियस। Yes or no? So per day ड्यूटेरियम के कितने न्यूक्लियाई की आवश्यकता होगा? 2 बाई अल्फा इंटू 200, ये तो पर सेकंड था, इंटू एक दिन 24 घंटा 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड्स, इतने की आवश्यकता होगी पर डे। बट दिस इज अ नंबर, रिमेंबर, डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर, मोल्स, डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर, मोल्स आ गया ड्यूटेरियम का रिक्वायरमेंट पर डे, मल्टीप्लाइड बाई 2 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम। यस, 10 की पावर 6 मैंने भूल गया था। समझ में आया कैसे प्रोसीड किए सवाल में? एनी डाउट? नंबर को 12 से डिवाइड करेंगे तभी तो डजन आएगा। हाँ, तो मोल आएगा तभी तो ग्राम आएगा।
नंबर को मोल में चेंज किए, फिर मोल को ग्राम में चेंज किए। अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किए, मैंने मोल मिल गया, फिर वो मोल को फिर 2 से देख मल्टीप्लाई किए। व्हाट इज 2? एटॉमिक वेट, तो मास मिलेगा ग्राम में। क्लियर एवरीवन? आगे नोट करो। फॉर एनी न्यूक्लियर रिएक्शन, फॉर एनी न्यूक्लियर रिएक्शन For any nuclear reaction, the heat energy released or absorbed is called Q value. For any nuclear reaction, the heat energy released or absorbed is called Q value. For any nuclear reaction, the heat energy released or absorbed is called Q value. कोई भी न्यूक्लियर प्रोसेस में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो, उसे हम लोग क्यू वैल्यू कहते हैं, उसे हम लोग क्यू वैल्यू कहते हैं। इफ क्यू वैल्यू इज पॉजिटिव, दैट मीन्स हीट इज रिलीज्ड या एनर्जी इज रिलीज्ड। एंड इफ क्यू वैल्यू इज नेगेटिव, देन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। एनर्जी इज एब्जॉर्ब। एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें नेट एनर्जी एब्जॉर्ब हो, वो फिजिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और उस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमेशा अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट करके स्टेबल न्यूक्लियाई बनता है, हमेशा क्यू वैल्यू रिलीज होता है। तो कभी कभी ऐसा भी सवाल आ जाता है कि प्रेडिक्ट वेदर द प्रोसेस विल हैपन और नॉट, प्रेडिक्ट वेदर दिस न्यूक्लियर रिएक्शन विल हैपन और नॉट। तुरंत क्यू वैल्यू निकाल लेना। जैसे यहां पर हमने डेल्टा एम निकाला इस प्रोसेस का, डेल्टा एम में 931.5 MeV मल्टीप्लाई कर दिए। बेसिकली यही क्यू वैल्यू है इस प्रोसेस का, बेसिकली यही क्यू वैल्यू है उस प्रोसेस का। क्यू वैल्यू निकाल लिए। अगर पॉजिटिव आया, क्योंकि डेल्टा एम पॉजिटिव है ना, डेल्टा एम इज एम इनिशियल माइनस एम फाइनल, दैट इज डेल्टा एम, दैट इज पॉजिटिव, देयरफॉर डेल्टा एम सी स्क्वायर विल बी ऑल्सो पॉजिटिव। डेल्टा एम पॉजिटिव, इसलिए क्यू वैल्यू पॉजिटिव। क्यू वैल्यू पॉजिटिव मतलब हीट एनर्जी इज रिलीज, क्यू वैल्यू इज नेगेटिव मतलब हीट एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब। तो जिस प्रोसेस में नेगेटिव आ जाए वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, हो जाएगा, और जिसमें नेगेटिव आ गया वो प्रोसेस होने का फिजिबिलिटी नहीं है। क्लियर है बात? नाउ वी विल ट्राई टू डिराइव अ क्यू वैल्यू फॉर अल्फा डीके। क्यू वैल्यू फॉर अल्फा डीके। पिछले क्लास में हम लोग अल्फा डीके का मैकेनिज्म देखे, कुछ थियरी भी देखे, कुछ सोच भी देखे कि अल्फा डीके के पीछे क्या रीजन है। न्यूक्लियस अल्फा के न्यूक्लियस से बना हुआ है, ऐसा इसलिए माना गया कि हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन का न्यूक्लियस हाईली स्टेबल होता है, और कार्बन का न्यूक्लियस देखकर ऐसा लगता है कि 3 अल्फा के पार्टिकल से बना हुआ है। समझ में आ रहा है? अल्फा डीके होने से हमें क्या मिलता है? आइसोडाइफर्स। अल्फा डीके से न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो बढ़ता है कि घटता है? हमेशा बढ़ता है। N/P रेशियो इंक्रीजेस। ये सब बात हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। क्लियर? नाउ क्यू वैल्यू फॉर द अल्फा डीके, लेट XaZ is undergoing alpha decay process, Y A-4 Z-2 plus helium 4 2। ध्यान रहे आइसोटोपिक मास और एटॉमिक मास में थोड़ा अंतर है। आइसोटोपिक मास इज द मास ऑफ न्यूक्लियस, बट एटॉमिक मास इज द मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग नेग्लेक्ट कर देते, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में उस मास को भी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे जहां हम लोग इतने छोटे छोटे मास में काम कर रहे हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 0.00054 AMU। क्लियर? तो एटम का मास इज एटॉमिक मास, तो एटम का मास में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आएगा, और आइसोटोपिक मास मतलब कि मास ऑफ न्यूक्लियस। खैर ध्यान देना, यहां पर हम लोग न्यूक्लियस का मास में चेंज को बोलते हैं, न्यूक्लियस के मास का चेंज को हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा एम, मास डिफेक्ट। व्हाट इज मास डिफेक्ट? न्यूक्लियस का एक्चुअल मास में चेंज। यहां पर अगर हम लोग को मास डिफेक्ट डेल्टा एम निकालना पड़ा तो हम लोग तुरंत पहले बोलेंगे
it will be isotopic mass of XAZ minus isotopic mass of Y A minus 4 Z minus 2 plus isotopic mass of helium 4 2. यही होगा ना मास डिफेक्ट? यही होगा ना मास डिफेक्ट? यस और नो? यस सर. आइसोटोपिक मास ऑफ X मतलब इट इज मास ऑफ, इसको आइसोटोपिक मास नहीं बोलेंगे. आइसोटोपिक मास तो एक्चुअल मास हो जाएगा. न्यूक्लियर मास चेंज कर लेना. आइसोटोपिक मास और न्यूक्लियर मास डेल्टा एम कैसे हम लोग निकाले थे? आइसोटोपिक मास कम होता है ना, न्यूक्लियस बना. एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए बोला जाता है. जैसे मान लो हीलियम का न्यूक्लियस का जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जब जोड़ेंगे अलग से तो वो मिलेगा हम लोगों को न्यूक्लियर मास. लेकिन उसका आइसोटोपिक मास क्या होता है? कम होता है. वहीं से कंसेप्ट आया बाइंडिंग एनर्जी का. अब अगर ये प्रोसेस हुआ है हमारे सामने तो हम यहां पर सबके इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास का हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? न्यूक्लियर मास ऑफ XAZ विल गिव यू मास ऑफ हाउ मेनी प्रोटॉन्स? Z प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना? A माइनस ऑफ Z न्यूट्रॉन्स. Mass of Z proton plus mass of A minus of Z neutron will give you the nuclear mass of XAZ. Yes or no? Okay. This minus nuclear mass of Y Z minus 2 A minus 4. तो कितने प्रोटॉन हो गए? Mass of Z minus of 2 protons plus mass of A minus 4 minus Z प्लस 2. तो ये बन जाएगा A माइनस Z माइनस ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स प्लस यहां पर मास ऑफ 2 प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स. सबके एक्चुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर अगर हमको पता है तो एक्चुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर में भी तो हम लोग डेल्टा एम निकाल सकते हैं. यस और नो? अब हम इसमें क्या करेंगे कि ठीक है इस ब्रैकेट में कोई डिफरेंस या चेंज नहीं आना चाहिए. हम क्या करेंगे कि इसमें मास ऑफ Z प्रोटॉन प्लस मास ऑफ A माइनस ऑफ Z न्यूट्रॉन और इस ब्रैकेट में मान ले हम ऐड कर दिए मास ऑफ Z इलेक्ट्रॉन. मान लो इस ब्रैकेट में मैंने मास ऑफ Z इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया. ठीक? माइनस तो इस ब्रैकेट में भी मेरे को मास ऑफ Z इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा तभी तो एक्सप्रेशन सेम रहेगा. ओके. मास ऑफ Z माइनस ऑफ 2 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ A माइनस ऑफ Z माइनस ऑफ 2 न्यूट्रॉन. ध्यान रखना मास ऑफ Z माइनस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन Z माइनस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ 2 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन प्लस ऑफ मास ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. देख मास ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ Z माइनस 2 इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट मास ऑफ Z इलेक्ट्रॉन. तो हमने एक तरह से ब्रैकेट में मास ऑफ Z इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो यहां पर भी मास ऑफ Z इलेक्ट्रॉन ही ऐड किया है. किए है ना? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. अब ध्यान देना मास ऑफ Z प्रोटॉन मास ऑफ Z इलेक्ट्रॉन. हमें पता है कि अगर एटम में, अब एटम के बारे में सोच, एटम में अगर Z प्रोटॉन होंगे तो Z इलेक्ट्रॉन भी होगा.
एटम में अगर Z प्रोटॉन है तो Z इलेक्ट्रॉन भी होगा बेटा। तो क्या हम नहीं बोल सकते कि ये ब्रैकेट अब एटम का मास डिनोट कर रहा है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ आई एम रीराइटिंग दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट एज एटॉमिक मास ऑफ X AZ atomic mass of XAZ minus Z minus 2 प्रोटॉन Z minus 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से यहां तक क्या रिप्रेजेंट हो रहा? एटॉमिक मास ऑफ Y, एटॉमिक मास ऑफ Y A minus 4 Z minus 2 माइनस ऑफ, और यहां से यहां तक क्या रिप्रेजेंट हो रहा? अगर 2 प्रोटॉन है हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन भी है और 2 न्यूट्रॉन भी है। तो यहां से यहां तक हो गया मास ऑफ, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4 and 2। ये डेल्टा एम निकला। तो हम लोग Q वैल्यू निकाल सकते हैं डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर या डेल्टा एम इंटू 931.5। कहने का मतलब इसका डेल्टा एम में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन बचा नहीं। आप देखिएगा जैसे जैसे अल्फा बीटा पॉजिट्रॉन एमिशन के कैप्चर पढ़ेंगे, डेल्टा एम में इलेक्ट्रॉन का मास भी कहीं कहीं आ जाता है। और ऐसा सवाल आपके शीट में भी है, इसको अच्छे से समझ लो। तो हम लोग सीधे सीधे मास डिफेक्ट या डेल्टा एम एटॉमिक मास से कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो करते ही हैं। इससे पहले वाला जो सवाल था उसमें ड्यूटेरियम का मास दिया हुआ था, उसमें हीलियम का मास दिया हुआ था, उसको सीधे यूज करके ही तो किए ना सवाल को। तो अल्फा डीके पे भी हम लोग सीधे सीधे इस्तेमाल करेंगे एटॉमिक मास का मास डिफेक्ट निकालने में। क्लियर? कॉपी कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल थोड़ा ध्यान देना इसमें। As alpha particle has sufficient mass, as alpha particle has sufficient mass, as alpha particle has sufficient mass, when it comes out from the nuclei of, as alpha particle has sufficient mass, as alpha particle has sufficient mass, when it comes out during decay, when it comes out during decay, it recoils the daughter nuclei. It recoils the daughter nuclei. तीनों पार्टिकल में जितना भी हम लोग अल्फा बीटा गामा देखे, सबसे ज्यादा मास किसका है? अल्फा का। अल्फा पार्टिकल के पास सफिशिएंट मास है। व्हेन इट कम्स आउट ड्यूरिंग द डीके प्रोसेस, डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस, इट रिकॉइल्स द डॉटर न्यूक्लियाई। ऐसे समझना कि अगर ये X था और X डिसइंटीग्रेट किया, तो जब X डिसइंटीग्रेट किया तो बेसिकली इसमें से अल्फा पार्टिकल इस तरफ चला जाएगा और इस तरफ भाग जाएगा Y। दिस इज कॉल्ड रिकॉइलिंग। इट रिकॉइल्स। अगर ये इस तरफ गया तो जो बचा है वो तो Y है, Y इस तरफ चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिकॉइल्ड बैक। समझ में आ रहा है? मोमेंटम कंसर्व, यस और नो? नाउ अब इन दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगा? आखिर इनके पास काइनेटिक एनर्जी आया कहां से? जो Q वैल्यू है। जो प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुआ, दैट एनर्जी रिलीज्ड इज एब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वी कैन से
Q value will be equal to kinetic energy of Y plus kinetic energy of alpha. हम लोग बोल सकते हैं kinetic energy of Y plus kinetic energy of alpha. प्रोसेस क्या हो रहा है? X A Z, it is giving Y A minus 4 Z minus 2 plus of helium 4 2. ये प्रोसेस हुआ. Y is a daughter nuclei. Clear? हम लोग ये भी कह सकते हैं कि mass of Y into velocity of Y will be equal to mass of alpha into velocity of alpha. मोमेंटम का कंजर्वेशन. क्लियर? स्क्वायर करते दोनों तरफ. m स्क्वायर y v y स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर अल्फा v अल्फा का स्क्वायर. m को अलग कर ले. एम वाई को हम अलग कर लिए और हाफ मल्टीप्लाई कर दिए, तो हाफ एम वाई इंटू वी वाई स्क्वायर, और इधर एम अल्फा अलग कर लिए तो हाफ इंटू एम अल्फा इंटू वी अल्फा का स्क्वायर. दैट मीन्स आई कैन से दैट एम वाई इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एम अल्फा इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा. क्लियर? Okay, kinetic energy of Y therefore equals to m of alpha upon m of y into kinetic energy of alpha. बिठा दें यहां पर. Q will be equal to kinetic energy of Y, that is m alpha upon m of y into kinetic energy of alpha plus kinetic energy of alpha. Therefore kinetic energy of alpha will be equal to, या ब्रैकेट ले ले, ये आ जाएगा m of y और ऊपर आ जाएगा m of alpha plus m of y. यस सर, समझ में आ रहा आज क्या चल रहा है? Therefore kinetic energy of the alpha particle will be equal to m of y upon m of alpha plus m of y into q value. Now एक लाइन में kinetic energy of alpha particle will be equal to, what is m of y? It is the atomic mass of daughter divided by, ध्यान देना, atomic mass of alpha plus atomic mass of y. Atomic mass of alpha plus atomic mass of y will be equal to the atomic mass of parent. Atomic mass of daughter upon atomic mass of parent multiplied by q value. डायरेक्ट इस्तेमाल करना ये रिजल्ट. हाँ, क्यों नहीं होगा? किसके बराबर होगा? हाफ एम ऑफ अल्फा इंटू वी ऑफ अल्फा स्क्वायर c/10. कौन बोला? अच्छा, नियरली है वो सब मत बिठाना. अगला है मैकेनिज्म ऑफ बीटा डीके. मैकेनिज्म ऑफ बीटा डीके नोट करो. When neutron gets converted into proton inside the nucleus, when neutron gets converted into proton inside the nucleus, when neutron gets converted into proton inside the nucleus,
when neutron gets converted into proton inside the nucleus, beta rays are emitted. Beta rays are emitted. When neutron gets converted into proton inside the nucleus, beta rays are emitted. Beta rays are emitted. ध्यान देना, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल्स है. मान लो ये लास्ट वाला वैलेंस शेल है. ये सब शेल को हम कह रहे इनर शेल्स. इनर शेल्स. और ये न्यूक्लियस है. इलेक्ट्रॉन्स हर जगह है. ठीक. वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जब बाहर आता है तो वो जनरेट करता है कैथोड रेज. जब इनर शेल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स एक्स रेज. And when the electron comes out of the nucleus, that are beta rays. अंतर समझ में आ रहा? Valence shell electrons, cathode ray. Inner shell electron transition, X-ray. And when the electrons comes out of the nucleus, beta rays. होता क्या है? Neutron, mass 1, charge 0. It gets converted into proton, mass 1 और चार्ज भी 1, प्लस इलेक्ट्रॉन, मास 0, चार्ज -1. तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो साथ में एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, और वो इलेक्ट्रॉन चूंकि न्यूक्लियस में रह नहीं सकता, वो न्यूक्लियस के बाहर निकल जाता है. बीटा रेज आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स. बीटा रेज आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स. These are beta rays, electrons. Beta rays are electrons. और ध्यान रखना, पूरे क्वांटम मैकेनिक्स में जो पार्टिकल निकला सब फर्मियन से, मतलब कि पार्टिकल विथ हाफ स्पिन, और हाफ स्पिन का पार्टिकल मोमेंट जनरेट करेगा, एंड ड्यू टू द मोमेंट इट विल बिकम अनस्टेबल. मोमेंट को बैलेंस करने के लिए, या यूं बोलो इसका स्पिन को बैलेंस करने के लिए, साथ ही साथ एक और पार्टिकल निकलता है, दैट इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो. एंटी न्यूट्रिनो, जस्ट टू बैलेंस द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच केम आउट. एंटी न्यूट्रिनो, जस्ट टू बैलेंस द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच केम आउट. Just to balance the spin of the electron which came out. Just to balance the spin of the electron which came out. किसे? इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, कहे कि वो तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस का एक्सप्लेनेशन है ना, मेजॉन थियरी. ये तो अनस्टेबल न्यूक्लियस का चक्कर है. यहां पे एटॉमिक स्पीशीज विल चेंज. यहां पर एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में चेंज कर जा रहा है. So what will happen in a beta decay? If it is AZ, when it is giving beta particle, ये बन गया Y plus E0 -1, तो definitely the mass number will remain same. Mass number will remain same and the atomic number will increase by 1, और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल. ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हुआ. ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है. इसके दो एग्जाम्पल भी लिख लो, जैसे कार्बन 14 6 undergoes beta emission by becoming 7 nitrogen 14 plus E0 -1. sodium 24 11 बीटा एमिशन के बाद ये बन जाता है
मैग्नीशियम 12 24 बाई E0 माइनस 1। हाँ, वो एक पार्टिकल है ऑफ अपोजिट स्पिन, उसको रिप्रेजेंट करो या नहीं करो, मेन थिंग इज बीटा एमिशन, बीटा रेज। क्लियर? व्हाट विल हैपन टू द न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो? तो पहले n/p था, पहले n/p था, अब हो गया न्यूक्लियस के अंदर n-1/p+1। न्यूट्रॉन हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, तो एक न्यूट्रॉन घट के एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो n-1/p+1। तो ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं कि द न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो डिक्रीजेस इन बीटा डिके। न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो अल्फा डीके में तो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो बीटा डीके में डिक्रीज होता है। तो जो स्टेबिलिटी बेल्ट के लेफ्ट साइड में थे वो सारे एलिमेंट का टेंडेंसी होगा कि बीटा डीके करके हम अपना न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो को डिक्रीज करके स्टेबिलिटी बेल्ट में चले जाएं। सो इफ द n/p रेशियो इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी, then it will try to decrease the n/p ratio. When the n/p ratio of the nucleus is greater than required for stability, it will try to decrease the n/p ratio by beta emission. And when the n/p ratio is less than required for stability, then it will increase the n/p ratio by alpha, positron as well as K capture. इसके बाद बताएंगे। 3 मेथड होता है, खैर तीनों में सबसे कॉमन होगा अल्फा डीके। कॉपी कर लीजिए, आगे लिखो क्यू वैल्यू। ओके, हाँ, एक्स और वाई में क्या रिलेशन? दे आर आइसोबार्स। न्यूक्लियस हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दे आर कॉल्ड आइसोबार्स। So isobars are formed after beta decay. Isobars are formed after beta decay. अगर एक न्यूक्लियस एक अल्फा के बाद 2 बीटा पार्टिकल दे दे, 1 अल्फा फॉलोड बाय 2 बीटा, तो क्या मिलेगा? एक्स ए जेड, एक अल्फा वाई मिला, a-4 z-2, और उसके बाद एक बीटा निकला, तो ये बन गया z a-4 z-1। इंक्रीज करता ना बीटा में एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 बट द मास नंबर रिमेन्स सेम। And again, let it becomes W, a-4. After the second beta, it will become Z. Then what will be the relation between this and this? Isotopes. अगर कोई न्यूक्लियस एक अल्फा पार्टिकल के बाद 2 बीटा पार्टिकल साइमल्टेनियसली रिलीज करता है, तो आइसोटोप्स बनता है। A particular nuclei can either undergo alpha decay or beta decay. A particular nuclei can either undergo alpha decay or beta decay. There are very few nuclei which decay by both simultaneously. There are very few nucleus
which can decay by alpha and beta simultaneously. जनरली यही देखा गया है कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस या तो अल्फा डीके होता है या तो बीटा डीके होता है। ऑब्वियस सी बात है यार, या तो अपना N/P रेशियो बढ़ाने का कोशिश करेगा या घटाने का कोशिश करेगा। लेकिन ऐसे भी 2-4 न्यूक्लियस हैं जो अल्फा बीटा डीके साइमल्टेनियसली माने पैरेलल। काइनेटिक्स से पढ़े थे ना, ए गिविंग बी ए गिविंग सी। ऊपर अल्फा चल रहा, नीचे बीटा चल रहा। एग्जाम्पल बिस्मथ BI, बिस्मथ 210, 211, 212, BI 210, BI 211, BI 212। एटॉमिक नंबर तीनों का 83, एटॉमिक नंबर तीनों का 83, BI 210, 211, 212। ये ऐसे न्यूक्लियस हैं बिस्मथ के, आइसोटोप है आइसोटोप है बिस्मथ के जो कि रेडियो एक्टिव है एंड दे कैन अंडरगो बाय अल्फा एंड बीटा एमिशन साइमल्टेनियसली। अगर लिखो क्यू वैल्यू ऑफ बीटा डीके, बिल्कुल सेम तरीका से मान लो एक एक्स है, उस एटॉमिक मास इज ए, atomic number is Z, it will become Y by no change in A but Z plus 1 giving E0-1. So delta M for the process will be equal to nuclear mass of XAZ minus of nuclear mass of YAZ plus 1 माइनस ऑफ, या ब्रैकेट में डाल दे, प्लस ऑफ मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन किया जा रहा है, वेरी एक्यूरेट कैलकुलेशन। इसमें इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग नहीं छोड़ रहे। क्लियर? नाउ न्यूक्लियर मास ऑफ XAZ का मतलब इट इज मास ऑफ Z प्रोटॉन प्लस मास ऑफ A माइनस ऑफ Z न्यूट्रॉन, ब्रैकेट में रख दो, माइनस ऑफ मास ऑफ Z plus 1 proton plus mass of A minus Z minus 1 neutron plus mass of एक इलेक्ट्रॉन। तरीका समझ लो, अल्फा और बीटा में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉजिट्रॉन और के कैप्चर में हम लोग देखेंगे कि फर्क थोड़ा पड़ जाता है। अल्फा बीटा डीके में ये पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो कोई फर्क नहीं, ये सीधे बोलेंगे डेल्टा एम निकाल, इसका मास पता है, इसका मास में से इसका मास घटा देना, डेल्टा एम निकल गया। वही चीज आएगा भी रिजल्ट। अल्फा में भी तो वही आया, कहां बचा इलेक्ट्रॉन? लास्ट में नहीं बचा ना, बीटा में भी नहीं बचेगा, लेकिन पॉजिट्रॉन में बचेगा। इसलिए हम सिखा रहे शुरू से ही लिखना। समझ में आ रहा है? अब आप यहां पर ऐसा इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिए ताकि एटॉमिक मास बने। देख, मास ऑफ Z प्रोटॉन प्लस मास ऑफ A माइनस ऑफ Z न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ Z इलेक्ट्रॉन। अगर हम इधर ऐड कर दिए तो मेरे को Z इलेक्ट्रॉन इधर भी ऐड करना पड़ेगा, और जैसे ही Z इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ये Z प्लस 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। तो मास ऑफ Z प्लस 1 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ A माइनस Z माइनस 1 न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ Z प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। सो Z माइनस 1 प्रोटॉन, Z माइनस 1 इलेक्ट्रॉन होता ही है, Z प्रोटॉन और Z इलेक्ट्रॉन होता ही है। तो तुरंत हम लिख सकते हैं दिस बिकम्स एटॉमिक मास ऑफ XAZ माइनस एटॉमिक मास ऑफ YAZ प्लस 1 सीधे, और डेल्टा एम इंटू एटॉमिक मास दिया रहेगा सवाल में, सीधे सीधे डेल्टा एम निकालेंगे। यहां भी इलेक्ट्रॉन का कोई चक्कर नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का मास उतना सफिशिएंट नहीं है कि अब ये रिकॉइल शो करे। डॉटर न्यूक्लियाई रेस्ट पे, डॉटर न्यूक्लियाई
रेस्ट पे, नो रिकॉइलिंग, the entire Q value will be equal to kinetic energy of the beta plus kinetic energy of the antineutrino. So we can say the maximum kinetic energy of beta particle will be Q value and the minimum kinetic energy of the beta particle can be equal to 0. Kinetic energy of the beta is basically lies between 0 and Q value. कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. यहां कोई फॉर्मूला नहीं है, एक रेंज है. 0 से लेकर Q वैल्यू के बीच में उसका काइनेटिक एनर्जी लाई करेगा. सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, कौन वाला? अरे वाह, तो पहले से ही स्पिन कर रहा हूं भी उसका पॉसिबिलिटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. तो स्पिन कर रहा मैंने उसका ओमेगा निकालेंगे. गैस में कहां निकालते हैं? गैस में स्पिन वाला निकालते हैं कि रोटेशनल निकालते हैं? रे तो रोटेशनल और स्पिन सेम चीज हुआ क्या है? फिजिक्स हमको नहीं आता, लेकिन इतना भी नहीं कि मतलब कि तुम्हारा बात हम समझे नहीं. अल्टीमेट आदमी, अगर दो चीज जुड़ा हुआ है, ये एक्सिस पास कर रहा है बीच में, ठीक है बेटा, ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम में. है ये बात होता है वाइब्रेशन में. स्पिन वाला थोड़ी लेते हैं हम लोग कहीं भी. फंडामेंटल पार्टिकल का स्पिन का काइनेटिक एनर्जी कभी नहीं. क्लियर? गामा रेज very simple. Gamma rays very simple. After any nuclear disintegration process, note कीजिए, after any nuclear disintegration process, after any nuclear disintegration process, after any nuclear disintegration process, the daughter nuclei remains in an excited state. After any nuclear disintegration process, the daughter nuclei remains in an excited state. The daughter nuclei remains in an excited state. Daughter nuclei remains in an excited state. And when it comes to the ground state, it emits energy in a form of electromagnetic radiation. It emits energy in a form of electromagnetic radiation, and they are called gamma rays. They are called gamma rays. जैसे मान लो ये A, जब यह डिसइंटीग्रेट किया, मान ले B प्लस मान ले बीटा 0 - 1, तो डॉटर न्यूक्लियाई, this remains in an excited state. न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में रहता है उस वक्त जब न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन जस्ट हुआ. फिर ये अपने आप को लाता है ग्राउंड स्टेट में. इट कम्स टू द ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग रेडिएशन, photons that are gamma rays. तो बेसिकली gamma rays are considered to be a secondary phenomenon. ये सीधे सीधे न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन का रिजल्ट नहीं है. हर न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन में डॉटर न्यूक्लियाई बहुत एक्साइटेड स्टेट में रहता है. वो अपना एनर्जी थोड़ी देर के बाद क्या करेगा? कम करेगा, ग्राउंड स्टेट पे आएगा. तो उतना एनर्जी डिफरेंस क्या करता है? वो एमिट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. दे आर कॉल्ड गामा रेज. गामा रेज इज अ सेकेंडरी फिनोमिनन. गामा रेज इज अ सेकेंडरी फिनोमिनन. गामा रेज इज अ सेकेंडरी फिनोमिनन. ठीक है.
अब इतना डिस्कशन के बाद एक छोटा सा सवाल देखो जो बहुत ही कॉमन होता है। बहुत ही कॉमन, जैसे मान लो बोल दिया यूरेनियम 23892 से बना लेड 206 82। फाइंड द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एमिटेड। Find the number of alpha and beta particles emitted। मान लो ये यूरेनियम अल्फा और बीटा पार्टिकल ही खाली एमिट करता है, तो अगर ये यूरेनियम 238 से लेड 206 अगर बना तो बीच में टोटल कितने अल्फा पार्टिकल और टोटल कितने बीटा पार्टिकल एमिट हुए? बहुत सिंपल सर, बहुत सिंपल। A98 B माइनस अल्फा माइनस बीटा C माइनस अल्फा D माइनस बीटा E माइनस ऑफ बीटा F माइनस ऑफ अल्फा G। आइडेंटिफाई द आइसोटोपिक पेयर्स। सिंपल क्वेश्चन। Assuming only alpha and beta decay, which of the following can never be the decay product of uranium 23592, thorium 23190, radium 229 88, francium 228 87, actinium 227 89। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आता है वो थोड़ा सा हम आपको दिखा रहे। बताओ भाई, पहले तो ये बता तरीका सॉल्व करने का तरीका। हमें पता है कि बीटा के वजह से मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता, मतलब वॉट एवर मास नंबर हैज चेंज्ड इट इज प्योरली बिकॉज ऑफ द अल्फा डिके, प्योरली बिकॉज ऑफ अल्फा डिके। 238 माइनस 206 32 का चेंज,
एक अल्फा जब इमिट होता है तो 4 का चेंज होता है, तो 32 का चेंज जो हुआ 238 माइनस ऑफ 206 डिवाइडेड बाई 4, दैट विल बी गिविंग यू 8 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डीके। एटॉमिक मास का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 4 कर दोगे तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पता चल जाएगा। ठीक, अब ध्यान देना, अगर 8, अब अप्रोच देख, अगर 8 अल्फा पार्टिकल अगर एमिट हुआ है तो देयर शुड बी डिक्रीज इन Z बाई 2 into 8, दैट इज 16। शुड बी, हुआ नहीं एक्चुअली। अगर सिर्फ अल्फा पार्टिकल अगर डिके करता 8 तो एटॉमिक नंबर में 16 का चेंज आता कि नहीं आता? 16 का चेंज आना चाहिए था। मतलब एक्सपेक्टेड Z शुड इज इक्वल टू, एक्सपेक्टेड Z इज 92 माइनस ऑफ 16, दैट इज 6, और 8 में से 1 गया, 76 इज इक्वल टू 1789। एक्सपेक्टेड कितना एटॉमिक नंबर था? 76 होना चाहिए था अगर सिर्फ अल्फा पार्टिकल से अगर होता प्रोसेस तो, लेकिन है कितना? 82 है। कितना? 82। मतलब 76 में कितना जोड़ें कि 82 आएगा? 6 जोड़ेंगे तो 82 आएगा। तो जरूर 6 बीटा हुआ है। समझ में आया? जरूर 6 बीटा पार्टिकल एमिट हुआ है। देयरफॉर नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल विल बी इक्वल टू एक्चुअल 82 माइनस एक्सपेक्टेड 76, दैट इज 6। तो यहां से यहां तक 8 अल्फा एंड 6 बीटा। तरीका समझ में आया? तरीका समझ में आया? ठीक है। अगर हम जनरल फॉर्मूला डिराइव करने जाएं तो क्या होगा? x मान ले a, यहां लिख दिए, z इज गिविंग y b z प्राइम, और हमसे पूछा गया कितने अल्फा और कितने बीटा, तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना आएगा? a माइनस ऑफ b डिवाइडेड बाई 4। इतने अल्फा पार्टिकल हो गए। देयरफॉर नंबर ऑफ या expected Z, expected atomic number would be Z minus of A minus B by 2, क्योंकि 2 गुना कर देंगे इसमें। यह एक्सपेक्टेड एटॉमिक नंबर है। Z में इसका 2 गुना घटना चाहिए था, तो ये बन जाएगा आपका 2Z माइनस ऑफ A प्लस ऑफ B होल डिवाइड बाई 2। बट व्हाट इज द गिवन वन? Z प्राइम। देयरफॉर नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल एमिटेड इज Z प्राइम माइनस ऑफ 2Z माइनस ऑफ A प्लस ऑफ B होल डिवाइड बाई 2। दैट मीन्स 2Z प्राइम माइनस ऑफ 2Z प्लस A माइनस B। सही कर रहे हैं ना? यस सर। तो Z प्राइम माइनस Z प्राइम माइनस Z प्लस A माइनस B होल बाई 2। तो कुछ रिलेट कर लेना इससे। क्या तरीका समझ जाओ यार, क्या फॉर्मूला याद करोगे? तरीका समझ जाओ, फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। जल्दी बताओ फटाफट। अल्फा 96 और यहां पे 249, बीटा 97 249, अल्फा 95 245, ई बीटा 96 245, बीटा 245 97, अल्फा 95 241। Identify the isotopic pair. What is isotope? Same atomic number. अरे क्या कर रहे हैं भैया? 95 96 कहाँ है रे? हाँ, ये दोनों है ना, ये हो गया, और B और E हो गया, C F हो गया। कर लोगे ना सवाल? एटॉमिक नंबर ऑफ डी तो निकल ही गया। अब बताओ, अगर यूरेनियम 238 सिर्फ अल्फा और बीटा ही डिके करता है
तो इनमें से कौन डीके प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए? लॉजिक क्या लगे? तो बीटा से तो मास नंबर चेंज होता नहीं यार, अल्फा से ही चेंज होता है कि नहीं है? और अल्फा से चेंज होगा तो 4 का मल्टीपल पे ही चेंज होगा। तो अगर मास नंबर का डिफरेंस डिविजिबल बाई 4 है, अगर मास नंबर का डिफरेंस डिविजिबल बाई 4 हो गया तो सही है यार, वो प्रोडक्ट होगा। जैसे मान ले 235, 231, 4 ये हो सकता है। और देख एक ही अल्फा के बाद वो मिलेगा, लेकिन 235 माइनस 2 ने 229, तो डिफरेंस कितना आ रहा? 6 का। 6 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, देयरफॉर दिस कैन नॉट बी द प्रोडक्ट। 235, 228 7 का आ रहा, दिस कैन नॉट बी द प्रोडक्ट। 235, 227 8 का आ रहा है, दिस कैन बी द प्रोडक्ट। क्लियर है? क्लियर? हाँ सर। क्या? ऐसे थोड़ी होता, वो रिप्रेजेंटेशन न्यूक्लियस का है ना रे, तो 1.5 न्यूक्लियस निकालेगा हीलियम का। नहीं, एक न्यूक्लियस से कम 1 हीलियम तो निकलेगा ही ना, आधा पौना हीलियम थोड़ी निकलता है। Positron emission. Positron emission when a proton gets converted into neutron. When a proton gets converted into a neutron inside the nucleus. When a proton gets converted, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का फील आ रहा है? फील नहीं आ रहा? अब नहीं आया, यहां नहीं आएगा तो कहीं नहीं आएगा है? अच्छा, नहीं तो हम जाने, यहां फील नहीं आया तो फिर तो इमोशनलेस आदमी है। उसको कहीं फील नहीं आएगा फिर है। Positron emission when a proton gets converted into neutron. When a proton gets converted into neutron inside a nucleus, positron is emitted. Positron is a anti-particle of electron. Anti-particle मतलब mass same बस charge opposite. Positron is a anti-particle of electron. Positron is a anti-particle of electron. जब प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, जब प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में इनसाइड द न्यूक्लियस, ऑब्वियसली मास तो सेम हो गया, तो यहां पर भी हम लोग लिखेंगे E 1 + 0 = 1 एंड यहां पर 0 + 1 विल बी +1। इसे ही हम लोग कहते हैं पॉजिट्रॉन, या आप इसे रिप्रेजेंट कर लीजिए बीटा +1 से। दिस इज पॉजिट्रॉन पार्टिकल। और पॉजिट्रॉन भी फर्मियन से, इसका भी स्पिन को बैलेंस करने के लिए एक आएगा पार्टिकल विच विल बी कॉल्ड एज न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो इसमें कहते हैं, एंटी न्यूट्रिनो बीटा में कहते हैं। खैर, मास ऑफ positron is equal to the mass of electron, which is 0.00054 AMU। बस चार्ज अपोजिट, इलेक्ट्रॉन -1 का चार्ज है और पॉजिट्रॉन +1 का चार्ज है। What will happen to the nucleus if it is emitting a positron? Okay, it will become Y। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है, बताओ भाई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो प्रोटॉन माने चार्ज कम हुआ, यहां तो Z-1 हो गया, लेकिन A तो A ही रहेगा,
क्योंकि एक प्रोटॉन घटा तो एक न्यूट्रॉन बढ़ गया, तो मास नंबर तो सेम ही रहेगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो सेम ही है, बस एक एटॉमिक नंबर में एक से कमी प्लस ई 0 -1, ये हो गया बैलेंस्ड, प्लस ऑफ न्यूट्रिनो। हाँ +1, तो Z -1 +1 इज Z। तो अगर पहले न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो था N/P, अब क्या हो गया, एक न्यूट्रॉन बढ़ गया और एक प्रोटॉन घट गया, तो अल्टीमेटली न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो इंक्रीजेस ड्यूरिंग पॉजिट्रॉन एमिशन। न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो इंक्रीजेस ड्यूरिंग पॉजिट्रॉन एमिशन। N/P रेशियो इंक्रीजेस ड्यूरिंग पॉजिट्रॉन एमिशन। और एक एमिशन बताओ जिसमें N/P बढ़ा था, अल्फा, तो N/P इंक्रीजेस ड्यूरिंग द पॉजिट्रॉन एमिशन। पॉजिट्रॉन एमिशन के दौरान N/P रेशियो हमेशा इंक्रीज करता है, हमेशा इंक्रीज करता है। चलो इसका हम लोग Q वैल्यू भी कोशिश करते हैं निकालने का। Q वैल्यू में डेल्टा M विल बी इक्वल टू न्यूक्लियर मास ऑफ XaZ माइनस ऑफ न्यूक्लियर मास ऑफ YaZ -1, इसको प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मान ले, मास ही लेना है ना, चार्ज थोड़ी लेना है, इसका तो मास तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है। क्लियर? यहां लिख सकते हैं हम लोग मास ऑफ Z प्रोटॉन प्लस मास ऑफ A माइनस ऑफ Z न्यूट्रॉन। ठीक, यहां लिख सकते हैं हम लोग मास ऑफ Z -1 प्रोटॉन प्लस ऑफ मास ऑफ A माइनस Z प्लस 1 न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सर? अब यहां पे Z प्रोटॉन है तो हम तो Z इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे यार, Z इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो M ऑफ Z प्रोटॉन प्लस M ऑफ A माइनस ऑफ Z न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ Z इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर भी हमको Z इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा, तो मास ऑफ Z -1 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ A माइनस ऑफ Y, अरे Z, A माइनस Z प्लस 1 न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ Z इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। ठीक, अगर इस Z इलेक्ट्रॉन में से हम Z -1 इलेक्ट्रॉन ले लें, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, Z -1 इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक और जोड़ दिए, समझ रहे हो? ये लिखे समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ Y, और 2 इलेक्ट्रॉन बच गया ना, है कि नहीं? तो ये बन जाएगा एटॉमिक मास ऑफ XaZ, क्लियर, माइनस एटॉमिक मास ऑफ YaZ -1, क्लियर, और अल्टीमेटली माइनस 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस में ही आएगा ना। अब ध्यान में आ रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं कटा, 2 इलेक्ट्रॉन का मास बच गया है यहां पर। ठीक, अब इसका क्या यूज है हम अगले क्लास में बताएंगे। थैंक यू।